द माफिया ब्रदर्स एपिसोड 8 द हंट बिगिंस। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन डंक का अब तक कोई पता नहीं था। पूरे मैंशन में खामोशी छाई हुई थी। पॉन्ड और जुंग ने पिछले 2 दिन में डंक को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। पॉन्ड ने अपने सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, इंटेलिजेंस नेटवर्क और ट्रस्टेड माफिया इन्फॉर्मर्स को काम पर लगा दिया। दूसरी तरफ जुंग ने बैंकॉक के माफिया वर्ल्ड का चप्पा चप्पा छान मारा। हर गैंग लीडर, हर वेयरहाउस, हर अंडरग्राउंड बेस, हर पुराने दुश्मन से पूछताछ की, लेकिन डंक का कोई निशान नहीं मिला। दोनों भाई मैंशन लौटते हैं। पॉन्ड के कंधे की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, फिर भी उसने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। फूविन उन दोनों को देखकर समझ जाता है डंक सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है। पॉन्ड धीरे से जुंग की तरफ देखकर पूछता है, कुछ पता चला? जुंग निराश होकर सिर हिला देता है, नहीं ब्रदर, माफिया वर्ल्ड का हर कोना देख लिया, किसी के पास डंक नहीं है। पॉन्ड गहरी सांस लेता है, मेरे इन्फॉर्मर्स को भी कुछ नहीं मिला, जैसे किसी ने डंक के हर निशान को मिटा दिया हो। जुंग अपनी मुट्ठी कस लेता है, चाहे जिसने भी किया हो एक बार मिले, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पॉन्ड शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, नहीं, हमें गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। जिसने भी डंक को उठाया है उसका असली मकसद अभी तक सामने नहीं आया। दूसरी तरफ अननोन बॉस अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था। तभी उसका एक आदमी दौड़ते हुए अंदर आता है। बॉस, पता चल गया। अननोन धीरे से उसकी तरफ देखता है। बोलो। डंक को जिसने किडनैप किया है उसका नाम विक्रम है। उसका बेटा कुछ महीने पहले जुंग किट्टिसावास्त के हाथों मारा था। वो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है। अननोन कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। तो ये सिर्फ बदले की कहानी है, और मैं समझ रहा था कोई मेरी प्लानिंग के खिलाफ चल रहा है। वो धीरे से खड़ा होता है, टेबल पर रखे बैंकॉक के मैप पर अपनी उंगली घुमाता है। विक्रम, तुम जुंग किट्टिसावास्त से बदला लेना चाहते हो, और मैं पूरा किट्टिसावास्त एम्पायर चाहता हूँ। हमारा मकसद अलग है, लेकिन दुश्मन एक ही है। वो अपने आदमियों की तरफ मुड़ता है। अभी विक्रम के सामने मत जाना, उस पर चुपचाप नजर रखो। जब पॉन्ड और जुंग उसके साथ उलझ जाएंगे, तब हम अपनी पहली चाल चलेंगे। इस बार न सिर्फ किट्टिसावास्त ब्रदर्स हारेंगे, बल्कि पूरी किट्टिसावास्त माफिया का अंत शुरू होगा। सब आदमी एक साथ सिर झुका देते हैं। यस बॉस। अननोन खिड़की के पास जाकर बैंकॉक की रोशनियों को देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, किट्टिसावास्त एम्पायर पर कब्जा। दूर कहीं पॉन्ड, जुंग और फूविन को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उनके खिलाफ 2 अलग अलग दुश्मन अपनी चाल चल रहे थे। इधर जुंग, पॉन्ड और फूविन गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी एक बॉडीगार्ड का फोन बज उठता है। वो कॉल रिसीव करता है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो तुरंत पॉन्ड की तरफ मुड़ता है। बॉडीगार्ड? बॉस, हमारी इन्फॉर्मर का फोन था। उसने बताया है कि सिटी के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में पिछले 2 दिन से कुछ अजीब मूवमेंट हो रही है। हर रात एक ब्लैक एसयूवी वहां जाती है, लेकिन कभी खाली वापस नहीं आती। रूम में फिर से सन्नाटा छा जाता है। पॉन्ड और जुंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। पॉन्ड धीरे से पूछता है, इन्फॉर्मर कितना भरोसेमंद है? बॉडीगार्ड? बॉस, पिछले 10 साल से हमारे लिए काम कर रहा है, उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं निकली। जुंग बिना एक पल गवाए अपनी गन उठाता है। ब्रदर, मैं और इंतजार नहीं करूंगा। अगर डंक वहां है तो मैं उसे आज ही वापस लेकर आऊंगा। पॉन्ड कुछ पल सोचता है, फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, सब लोग तैयार हो जाओ, इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। फूविन चुपचाप सब देख रहा था। उसके दिल में भी एक ही दुआ थी, बस डंक ठीक हो। कुछ ही देर बाद किट्टिसावास्त मैंशन के बाहर ब्लैक एसयूवीज का कॉन्वॉय तैयार खड़ा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह वो जा रहे थे वहीं से असली जंग की शुरुआत होने वाली थी। पॉन्ड, जुंग और सिक्योरिटी टीम ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। तभी, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। पॉन्ड तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है। नहीं। फूविन हैरान होकर पूछता है, क्यों?
पॉन्ड शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, जहां हम जा रहे हैं वहां सिर्फ खतरा ही खतरा है। वो लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। मैं तुम्हें वहां लेकर रिस्क नहीं ले सकता। फूविन तुरंत जवाब देता है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। पॉन्ड सिर हिला देता है, ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर फूविन एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, अगर मैं यहीं रुक गया और तुम लोगों को कुछ हो गया तो? मैं बस खड़े होकर इंतजार नहीं कर सकता। जुंग दोनों की बात चुपचाप सुन रहा था। वो पॉन्ड की तरफ देखकर कहता है, ब्रदर, इसे रोकना मुश्किल है, लेकिन ये हमारे साथ रहेगा, हमारी नजरों के सामने। पॉन्ड कुछ पल सोचता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो भी हो मेरे या जुंग के बिना कहीं मत जाना। फूविन हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देता है, प्रॉमिस। पॉन्ड और जुंग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि फूविन सिर्फ एक एम्प्लॉई नहीं बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था और उसके पास अपनी एक अलग ही मिशन भी थी। ब्लैक एसयूवीज धीरे धीरे पुरानी फैक्ट्री के बाहर रुकती हैं। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा की आवाज और जंग लगे लोहे की खनक के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पॉन्ड गाड़ी से उतरता है, उसके पीछे जुंग और फिर फूविन। पॉन्ड सबकी तरफ देखकर कहता है, सब लोग ध्यान से सुनो, कोई भी अकेला अंदर नहीं जाएगा, हर टीम कांटेक्ट में रहेगी। सब गार्ड्स एक साथ सर हिला देते हैं। जुंग अपनी गन चेक करता है, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, डंक। 3 टीम्स अलग अलग डायरेक्शन में फैक्ट्री की तलाशी लेना शुरू करती हैं। कुछ मिनट बाद एक गार्ड जोर से चिल्लाता है, बॉस इधर। सब उसकी तरफ भागते हैं। जमीन पर एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी, उसके पास मोटी रस्सी के टुकड़े और टूटा हुआ ग्लास पड़ा था। फूविन नीचे बैठकर सब ध्यान से देखता है। यहाँ किसी को बांध कर रखा गया था। जुंग की नजर अचानक जमीन पर पड़ती है। वहां एक छोटा सा सिल्वर पेंडेंट पड़ा था। वो उसे उठाता है और उसकी आंखें भर आती हैं। ये डंक का है। उसकी मुट्ठी और कस जाती है। हम देर से पहुंच गए। पॉन्ड उसके कंधे पर हाथ रखता है। नहीं, इसका मतलब वो जिंदा है। अगर उन्हें डंक को मारना होता तो वो उसे यहाँ लाते ही नहीं। इतने में फैक्ट्री के बाहर से अचानक एक गाड़ी के इंजन की आवाज आती है, व्रूम। एक गार्ड दौड़ते हुए अंदर आता है। बॉस, एक ब्लैक एसयूवी फैक्ट्री के पीछे से भाग रही है। जुंग बिना एक पल सोचे दौड़ पड़ता है। डंक, पॉन्ड और फूविन भी उसके पीछे भागते हैं। रात के अंधेरे में शिकार और शिकारी की दौड़ शुरू हो चुकी थी। ब्लैक एसयूवी तेज रफ्तार से अंधेरे में भाग रही थी। पीछे पॉन्ड, जुंग और उनकी एसयूवीज पूरी स्पीड से उसका पीछा कर रहे थे। जुंग गुस्से में बोलता है, स्पीड बढ़ाओ, वो बचकर नहीं जाने चाहिए। ड्राइवर एक्सेलरेटर और दबा देता है। दूसरी तरफ ब्लैक एसयूवी के अंदर बैठा आदमी रियर व्यू मिरर में देखकर मुस्कुराता है। मिस्टीरियस मैन, किटी सवास्ट ब्रदर्स, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने सोचा था। गुस्से में सोचना बंद कर देते हो। उसने अपने ड्राइवर को देखा। प्लान बी। ड्राइवर सिर्फ सिर हिला देता है। कुछ ही देर बाद एसयूवी अचानक 2 रास्तों के बीच पहुंचती है। एक तेज मोड़ और अगले ही पल 2 बिल्कुल एक जैसी ब्लैक एसयूवीज अलग अलग रास्तों पर निकल जाती हैं। जुंग हैरान रह जाता है। 2 गाड़ियां। पॉन्ड तुरंत सिचुएशन समझ जाता है, ये हमें अलग करना चाहते हैं। जुंग गुस्से में बोलता है, ब्रदर, मैं लेफ्ट वाली एसयूवी का पीछा करता हूँ। पॉन्ड तुरंत जवाब देता है, ठीक है, मैं और फ्यूइन राइट वाली के पीछे जाते हैं। कांटेक्ट मत तोड़ना। दोनों कॉन्वॉय अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। किसी को भी पता नहीं था डंक किस एसयूवी में था या क्या वो किसी भी एसयूवी में था। दूर एक पहाड़ी के ऊपर एक अनजान शख्स बिनोक्यूलर से सब देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अननोन बॉस, धीरे से, शाबाश। अब किटी सवास ब्रदर्स अलग हो चुके हैं। अब देखते हैं पहले किस पर वार करना आसान होगा। उसने अपना फोन उठाया और सिर्फ एक लाइन बोली, ऑपरेशन फेज 2। ब्लैक एसयूवीज अलग अलग रास्तों पर दौड़ रही थी। एक में पॉन्ड और फूविन और दूसरी में जुंग और उसकी सिक्योरिटी टीम। जुंग की आंखें सिर्फ सामने भागती एसयूवी पर टिकी हुई थीं। स्पीड और बढ़ाओ, आज वो बचकर नहीं जाएगा। ड्राइवर एक्सीलरेटर और दबा देता है। दूसरी तरफ पॉन्ड की गाड़ी में गहरी खामोशी थी। पॉन्ड खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से बोलता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फूविन उसकी तरफ देखता है, क्या हुआ? सब कुछ बहुत आसान लग रहा है, जैसे कोई हमें जानबूझकर यहाँ तक लाया हो। फूविन भी सोच में पड़ जाता है। तभी जुंग का कॉल पॉन्ड के फोन पर आता है। हाँ जुंग, फोन पर। ब्रदर, जिस एसयूवी का मैं पीछा कर रहा था
वो अचानक रुक गई। अंदर कोई नहीं है। पॉन्ड का चेहरा सख्त हो जाता है। क्या ये एक ट्रैप था? उसी पल पॉन्ड की गाड़ी के सामने अचानक एक बड़ा ट्रक तिरछा खड़ा हो जाता है। स्क्रीच। ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। गाड़ी रुक जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अगले ही पल अंधेरे से कई मास्क पहने हुए आदमी बाहर निकलते हैं। सबके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल्स थी। फूविन धीरे से पॉन्ड की तरफ देखता है। पॉन्ड अपनी गन निकालते हुए कहता है, फूविन, मेरे पीछे रहना। फूविन शांत आवाज में जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हें अकेला लड़ने नहीं दूंगा। मास्क पहने आदमियों का लीडर आगे बढ़ता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वेलकम मिस्टर पॉन्ड, किटी सवास्त। गेम का पहला राउंड शुरू हो चुका है और उसी पल पहली गोली चलती है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। पॉन्ड तुरंत फूविन का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के पीछे खींच लेता है। नीचे रहो, सर मत उठाना। फूविन सर हिला देता है। पॉन्ड और बॉडीगार्ड सामने से फायरिंग शुरू कर देते हैं। 2 मास्क्ड मैन जमीन पर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ जूंग फोन पर सिर्फ गोलियों की आवाज सुन पाता है। उसका चेहरा बदल जाता है। ब्रदर। कॉल अचानक कट हो जाता है। जूंग बिना देर किए ड्राइवर से चिल्लाता है, गाड़ी घुमाओ अभी। एसयूवी तेज रफ्तार से वापस मुड़ जाती है। अबैंडन रोड। फायरिंग अब भी जारी थी। एक मास्क्ड मैन छुपकर पॉन्ड के पीछे आने लगता है। पॉन्ड का ध्यान सामने की तरफ था। उसे कुछ पता नहीं चलता। फूविन की नजर उस आदमी पर पड़ती है। वो जोर से चिल्लाता है, पॉन्ड, पीछे। पॉन्ड तुरंत मुड़ता है। बैंग। गोली चलती है। पॉन्ड बच जाता है, लेकिन गोली उसके पीछे खड़ी गाड़ी के शीशे को तोड़ देती है। पॉन्ड एक पल के लिए फूविन की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर से मेरी जान बचा ली। फूविन कुछ बोलने ही वाला था, तभी दूर से कई एसयूवीज की हेडलाइट्स नजर आती हैं। मास्क लीडर तुरंत समझ जाता है कि किटी सवास्त के और बॉडीगार्ड्स पहुंच गए हैं। रिट्रीट, सब लोग पीछे हटो। सब मास्क मैन जंगल की तरफ भाग जाते हैं। अननोन बॉस ठंडी हंसी के साथ। फेज 1 कंप्लीट। अब किटी सवास्त ब्रदर समझ गए हैं कि उनका दुश्मन सिर्फ एक नहीं है, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ। फायरिंग खत्म होने के बाद चारों तरफ फिर से खामोशी छा जाती है। पॉन्ड जमीन से वो फोन उठाकर कुछ देर तक उस सिंबल को देखता रहता है। फिर धीरे से बोलता है, अब बात सिर्फ डंग की किडनैपिंग तक सीमित नहीं रही। कोई मुझे भी मारना चाहता है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। पॉन्ड जूंग और फूविन की तरफ देखता है। क्या ये सब एक ही आदमी कर रहा है, या फिर हमारे खिलाफ एक से ज्यादा दुश्मन काम कर रहे हैं? जूंग अपनी मुट्ठी कसकर कहता है, ब्रदर, चाहे 1 हो या 10, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फूविन चुपचाप दोनों को देख रहा था। उसके मन में भी वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में किटी सवास्त फैमिली के खिलाफ 2 अलग अलग दुश्मन हैं? दूसरी तरफ डंग को दिखाया जाता है। उसे जंगल के बीच एक पुरानी और बड़ी फैक्ट्री में लाया गया था। चारों तरफ विक्रम के गुंडे खड़े थे। डंग अभी भी बेहोश था और उसके हाथ मजबूती से बंधे हुए थे। विक्रम धीरे धीरे डंग के पास आता है। जैसे ही डंग को होश आता है, वो विक्रम को गुस्से से देखने लगता है। जूंग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है, और बस थोड़ी देर और होती तो तुम तक पहुंच भी जाता, लेकिन अफसोस, वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। विक्रम डंग के और करीब आकर कहता है, जूंग ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। अब मेरी बारी है। मैं भी उसे वही दर्द महसूस करवाऊंगा। तुम मेरी बदले की वजह हो डंग, और जब जूंग अपनी ही आंखों के सामने तुम्हें मरते हुए देखेगा, तब उसे समझ आएगा कि अपना सब कुछ खोना कैसा लगता है। विक्रम के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ जाती है, जबकि डंग उसकी बात सुनकर भी बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहता है। इधर जूंग, पॉन्ड और फूविन मैंशन पहुंच जाते हैं। जूंग की आंखें लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। जूंग मन ही मन, डंग, तुम कहाँ हो? तीनों कुछ सोच ही रहे थे कि तभी एक बॉडीगार्ड जल्दी से अंदर आता है। बॉडीगार्ड, बॉस, एक जरूरी खबर मिली है। सब उसकी तरफ देखते हैं। बॉडीगार्ड, बैंकॉक के बाहर एक जंगल के पास एक पुरानी फैक्ट्री में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और हथियार देखे गए हैं। लगता है वो लोग किसी चीज की सख्त सिक्योरिटी कर रहे हैं। जूंग तुरंत पूछता है, क्या किसी को देखा तुमने? बॉडीगार्ड, जी बॉस, हमारे आदमी ने एक मास्क पहने हुए आदमी को देखा था। चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो विक्रम हो सकता है।
ये सुनते ही जोंग की आंखें और भी ठंडी और खतरनाक हो जाती हैं। विक्रम। पॉन्ड और पूविन भी समझ जाते हैं कि अगर वो सच में विक्रम है तो डंक भी वहीं हो सकता है। आंखें बंद करके धीरे से मन ही मन कहता है, जोंग, मुझे पता है तुम मुझे जरूर ढूंढ लोगे, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखना। मुझे बचाने के चक्कर में खुद को किसी खतरे में मत डालना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम आओगे। गाड़ी तेज रफ्तार से जंगल की तरफ दौड़ रही थी। जोंग की नजरें सिर्फ सामने टिकी हुई थी। उसके दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, डंक। बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। बस कुछ ही देर और फिर मैं तुम्हारे पास हूंगा। तुम्हें वहां से निकाल कर ही सांस लूंगा। प्लीज तब तक हिम्मत मत हारना। मैं आ रहा हूं डंक। हाय क्यूटीज, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक सपोर्ट ही हमें और अच्छी स्टोरीज लाने की मोटिवेशन देता है।